नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। तो ये आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। आपको बता दें कि कल 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वही सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तो यहाँ आपको बता दें कि सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां छठे चरण का थमा चुनाव प्रचार। तो वही 10 जिलों की 57 सीटों पर कल जहां वोटिंग होनी, तो यहाँ आपको बता दें कि सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का भी कल फैसला होना है। जहां उत्तर प्रदेश में कल छठे चरण का मतदान होना। तो यहाँ आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी। वही सीएम समेत जहां कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होगा। जहां उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। तो वही आपको बता दें कि कल छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी। तो यहाँ आपको बता दें कि जहां कल सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। तो आपको बता दें कि जहां छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इस दौरान जहां सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होगा। छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। आपको बता दें कि जहां 5 चरणों का मतदान हो चुका है। तो वहीं कल उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इस बीच सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का भी कल फैसला होगा। जहां छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। तो उत्तर प्रदेश में जहां 5 चरण का मतदान हो चुका है। तो वहीं कल छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में जहां कल उत्तर प्रदेश में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में छठे चरण का चुनाव इसलिए भी अहम रहता है क्योंकि सीएम समेत कल कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां छठे चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है। आपको बता दें कि छठे चरण में जहां 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जहां चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गजों का भी कल किस्मत का फैसला होगा। आपको बता दें कि सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का कल फैसला होना है, क्योंकि अब छठे चरण का चुनाव प्रचार भी थम चुका है। और कल जहां छठे चरण का मतदान होना है, ऐसे में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तो वही सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का भी कल फैसला होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। जहां छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। वही 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। तो वही अब कल छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में कल छठे चरण में जहां 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वही सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। जहां चुनाव प्रचार में कई दिग्गज नेता जुटे हुए थे। ऐसे में आज छठे चरण का चुनाव प्रचार भी थम चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि कल छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में कल 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी।
तो ये आपको बता दें कि सीएम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं यूक्रेन रूस जंग के बीच फंसे भारतीय छात्र मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस भयावह परिस्थिति से वापस लौटे परिजनों से मिलते ही छात्रों की आंखें नम हुई। आपको बता दें कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया। इस दौरान कुछ छात्रों के परिजन भी एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें लेकर घर रवाना हुए। तो जहां यूक्रेन और रूस वेस्टर्न बॉर्डर्स आर ओके बट ईस्टर्न बॉर्डर्स आर नॉट ओके, तो उधर से फर्स्ट इवैक्यूएट करना चाहिए। और बॉर्डर्स पे तो मतलब बहुत ही गंदा हालत है। देयर इज़ नो अरेंजमेंट एट द बॉर्डर्स। फ्लाइट्स के लिए किया था, फिर इधर से बॉम्बे टू लखनऊ भी फ्लाइट्स किया, बट मेन इशू तो लाइक सिटी सेंटर से निकलना है। सिटी सेंटर से बॉर्डर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उधर पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं और मर्सिनरीज हैं, तो कोई भी निकल चाहता है वहाँ। सर, यूक्रेन में इस समय हालात सही नहीं है, क्योंकि आज एक लड़के का डेथ हो चुका है खार्किव में, और वहाँ पे प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बच्चे जैसे निकलते हैं तो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन डर के वजह से वो नहीं निकल पाते हैं। तो मेरा मानना है, मेरा डिमांड है कि यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है, वो इंडियन एम्बेसी वहाँ जाए, अपना फोर्स लेके जाए, उन बच्चों को 4-5 बस करे। बस करने के बाद उनको वो भर के फिर उसके बाद बॉर्डर लेके आए, रोमानिया बॉर्डर लेके आए। वहीं लखनऊ में यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे प्रदेश के 5 भारतीय छात्र मंगलवार को जहां राजधानी पहुंचे। तो वही आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया, तो उन्हें देखकर परिजन भावुक हो उठे। वहीं इन छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर बयां किया। उन्होंने बताया कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोग कई दिन संघर्ष करते हुए किस तरह बॉर्डर पर पहुंचे, तो वहां प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे। बता दें आपको कि जहां छात्र 7 दिन से डर के साए में जी रहे थे, वही छात्र जब अपने देश पहुंचे तब उन्होंने राहत की सांस ली। और वही एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया। तो जहां लखनऊ में यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे प्रदेश के 5 भारतीय छात्र अब मंगलवार को राजधानी पहुंचे। ऐसे में अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया, तो उन्हें देखकर परिजन भी भावुक हो उठे। वहीं छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर को भी बयां किया। उन्होंने बताया कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोग कई दिन संघर्ष करते हुए किसी तरह बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंचे। वहां से प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे। जहां छात्र 7 दिन से डर के साए में जी रहे थे, वहीं अब छात्र अपने देश पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया है। तो बता दें कि जहां यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है, ऐसे में भारतीय सरकार भी लगातार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने में जुटी है। इसी बीच जहां प्रदेश के 5 भारतीय छात्र मंगलवार को राजधानी पहुंचे, तो वही अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया, तो उन्हें देखकर परिजन भी भावुक हो उठे। वहीं छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर को भी बयां करा। आपको बता दें कि जहां यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है, ऐसे में हजारों की संख्या में भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं। हालांकि अब भारत सरकार भी लगातार उन्हें वापस लाने की कोशिश जो है वो कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत वहां फंसे छात्रों को वापस लाया जा रहा है। ऐसे प्रदेश के भी जो 5 छात्र हैं वो मंगलवार को वापस लौटे और उन्होंने वहां के डरावने मंजर को बयां किया है। तो वहीं जहां अपने बच्चों को देख परिजन भी भावुक हो उठे। तो वही अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया। वही छात्रों का कहना है कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोग कई दिन संघर्ष करते हुए किसी तरह बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंचे, तो वहां से प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे और छात्र 7 दिन से डर के साए में जी रहे थे। छात्रों ने वहां के डरावने मंजर को भी बताया कि किस तरह से वो डर के साए में जी रहे थे और कैसे वो बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंचे। वही छात्र अब अपने देश पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली और वही एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया।
तो आपको बता दें कि जहां अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने भी स्वागत किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां अपने बच्चों को वापस देख परिजन भी भावुक हो उठे। तो इस बीच छात्रों ने भी वहां के डरावने मंजर को बयां करते हुए बताया कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जहां प्रदेश के 5 छात्र मंगलवार को वापस लौटे हैं, ऐसे में अपने बच्चों को देख जहां परिजन भी भावुक हो उठे। तो छात्रों का कहना है कि लगातार कई दिन संघर्ष करते हुए किसी तरह बॉर्डर पार कर वो रोमानिया पहुंचे और वहां से प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे। तो छात्र दिन से डर के साए में जी रहे थे, वहीं अब छात्र अपने देश पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली है। तो एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया है। जहां भारत सरकार भी लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत जहां रोजाना वहां फंसे छात्रों को वापस लाया जा रहा है, ऐसे में मंगलवार को प्रदेश के भी 5 छात्र वापस लौटे हैं, जिसके बाद अपने बच्चों को देख परिजन भी भावुक हो उठे। तो वहीं इसी दौरान जहां छात्रों ने वहां के डरावने मंजर को भी बयां करा। उनका कहना है कि वहां पर सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे और किस तरीके से वो संघर्ष करते हुए किसी तरह बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंचे और फिर रोमानिया से मुंबई और फिर मुंबई से अब वो लखनऊ पहुंच गए। तो ये आपको बता दें कि इस मौके पर एमओसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने भी स्वागत किया। तो वही अपने देश पहुंचने पर अब छात्रों ने राहत की सांस ली और एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि अपने बच्चों को वापस देख परिजन भी अब भावुक हो उठे हैं। तो छात्र भी अब अपने देश लौटकर छात्रों ने भी राहत की सांस ली है। तो जहां रूस और यूक्रेन के बीच अब जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में जहां भारतीय सरकार भी अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने में जुटी हुई है। तो वे प्रदेश के भी 5 छात्र मंगलवार को वापस लौटे और उन्होंने वहां के डरावने मंजर को भी बयां किया है कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन की जो युद्ध के बीच वहां हालात अब बने हुए हैं, किस तरीके की उन्हें दिक्कतें आ रही हैं और सैनिक भी जो वहां के हैं वो भी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह संघर्ष करके वो बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंचे। तो वे अपने देश आकर अब उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि 7 दिन से वो डर के साए में जी रहे थे। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया है। तो जहां छात्र प्लेन से पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे, तो वही उन्होंने बताया कि वो वहां पर 7 दिनों से डर के साए में जीने को मजबूर थे और अब अपने देश आकर उन्होंने राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने भी स्वागत किया। वही हमारे साथ लखनऊ से एक छात्र जुड़ गए हैं, प्रिंस, जो कि हाल ही में यूक्रेन से लौटे हैं। प्रिंस, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब भारत लौटकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? हेलो सर, हेलो मैम। एक्चुअली मुझे भारत पहुंच के मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हमारी जो स्ट्रेस था वहाँ पे वॉर सिचुएशन में, उससे मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ। तो मैं काफ़ी अच्छा बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। प्रिंस, जब आप वहाँ से निकले उस वक्त वहाँ पर किस तरह के हालात थे? एक्चुअली जब मैं निकला हूँ तो मैं वेस्टर्न एरिया में रहता था कि टर्नोपिल का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं जो वॉर है वो ईस्टर्न एरिया में मेनली है, लेकिन वॉर का इफेक्ट पूरे कंट्री पे पड़ता है, यू नो। तो वहाँ से कहीं से हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे। हमारे बार बार सायरन बजते थे तो हम बंकर में चले जाते थे। सो हालात काफ़ी कह सकते हैं डरावने किस्म के थे वहाँ पे। और लेकिन हाँ जी, बताइए। जी तो वो हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे हमारे लिए, कि जैसे जैसे सिचुएशन खराब होती जा रही थी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी।
वो धीरे धीरे हालात हमारे लिए खराब हो रहे थे वहाँ पे। जी प्रिंस, तो जब युद्ध शुरू होने से पहले भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप वतन वापस लौट जाएं, तो तब आप वापस क्यों नहीं लौटे? देखिए, हमारे पास दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी जी हमारी ऑनलाइन नहीं हो रही थी। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं होगी सो हम क्लासेस नहीं छोड़ सकते हैं। हम क्लासेस, क्योंकि एज जो हमारा प्रोफेशन है वो एज अ डॉक्टर है, तो हम क्लासेस नहीं छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है और चीज़ें सीखनी है हमें। तो क्लासेस हमारी ऑनलाइन नहीं होगी तो वो क्लासेस नहीं छोड़ सकते, तो हमें वापस जाके फिर से कवर करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। सो पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये थी कि फ्लाइट्स बहुत कम थी। फ्लाइट्स जब एडवाइजरी थी तो उस टाइम पे सब फ्लाइट एक साथ बुक कर रहे थे, बुक नहीं हो पा रही थी हमारी फ्लाइट्स। ये रीजन थे हमारे पास कि हम उस टाइम पे नहीं आ पाए। जी प्रिंस, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब वहां पर हालात बिगड़ने शुरू हुए तो उसके बाद जो वहां पर भारतीय एम्बेसी है उसकी ओर से आपको किस तरह की मदद मिली, या भारतीय सरकार की ओर से आपको किस तरह की मदद मिल रही थी? जी, जब हालात बिगड़ने लगे तो एम्बेसी ने बार बार हमसे, हमारे जो यूनिवर्सिटी उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बोला कि अब आप बच्चों के लिए कुछ करिए, कि ऑनलाइन करिए कि बच्चे वहाँ से निकल सकें। तो जब हालत ज़्यादा बिगड़ गया, जब युद्ध शुरू हो गया एक्चुअल में, कीव में बम्बार्डिंग वगैरह शुरू हो गई, तो उन्होंने, एम्बेसी ने हमारे लिए बस वगैरह करवाई कि आप एक काम करिए, आपके 4 बॉर्डर से यहाँ पे आप सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, बाकी हम पूरा देख लेंगे। तो हमारे जैसे तैसे हमने करके हम बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर में वहाँ खड़े रहे। वहाँ की जो हमारी एक मैम थी एम्बेसी की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी एम्बेसी वहाँ से निकलने में। हमें थोड़ा टाइम लगा, पर हम जैसे ही वहाँ से निकले उन्होंने हमें बस में बैठाया, बस से हमें लेके गए, हमें शेल्टर प्रोवाइड करवाया, फूड प्रोवाइड किया, मेडिसिन प्रोवाइड करी हमारे लिए। हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आने तक हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, एंड बहुत अच्छे से रहे हम लोग। जी प्रिंस, हालांकि वहां पर इस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए, लेकिन फिर भी आपके साथ के इस वक्त वहां पर कितने लोग और फंस रखे हैं? हमारे साथ के वहाँ पे कुछ मैक्सिमम लोग तो बच्चे आ ही चुके हैं मेरी यूनिवर्सिटी के। कुछ वहाँ पे हैं लाइक 50-60 स्टूडेंट्स मोर हैं मेरी यूनिवर्सिटी के हैं, 50-60। वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बैक टू बैक कांटेक्ट में लगे हुए हैं, उनसे कॉल करते हैं, बताते हैं ऐसी सिचुएशन ऐसी है, तुम लोग उनको बता रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। तो बस उसी में वो लोग लगे हुए हैं। जी प्रिंस, जब वहां पे हालात बिगड़ने शुरू हुए तो क्या वहां पे आपको यूक्रेन के जो सैनिक है उनकी तरफ से कोई मदद मिली, है जो वहां के लोकल नागरिक है उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिली थी? जी, यूक्रेन के जो लोकल नागरिक हैं उनसे हमें ये मदद मिली। उन्होंने हमें, जैसे कि हमारे हर जगह शेल्टर, बॉम्ब शेल्टर नहीं होते। मैं हॉस्टल का स्टूडेंट, तो एक हॉस्टल में करीबन 700 बच्चा रहता है, तो बॉम्ब शेल्टर में नहीं रह सकता। उन्होंने हमें बॉम्ब शेल्टर के जगह बताई कि आप यहाँ आके छुप सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। फूड की बताई कि अगर आप फूड स्कार्सिटी हो जाए कुछ है तो आप यहाँ से फूड प्रोवाइड हो सकता है। उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प करी, जो लोकल लोग थे वहाँ के। जी प्रिंस, अब जिस तरीके से हालात बिगड़े तो जो है स्टोर्स बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, सब जगह जो है चीजें बंद हो गई थी। ऐसे में जो आपकी बेसिक नीड है, सबसे बेसिक नीड होती है फूड, तो वो आपको किस तरीके से, मतलब आपने वो सारी चीजें जो है अरेंज करी, फूड और जो पैसे, जो मेन चीजें होती हैं? फूड कैसा था? फूड जिस दिन हमारा कीव में वॉर स्टार्ट हुआ तो हम लोग को पहले बता दिया कि आप एक एटलीस्ट 5 to 6 डेज का फूड लेके आप रख लीजिए। तो वहाँ गए, मॉल में भीड़ थी, लेकिन 2-3-4 घंटे में अपने लिए एक हफ्ते का फूड रख लिया और मेडिसिन खरीद के रख ली कि एक हफ्ते का रख लें। ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि दूसरों को भी ज़रूरत है। एंड उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लोग थे उन्होंने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया कि अगर आप कोई भी चीज़ की नीड होती है, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, शेल्टर हो, एनीथिंग, सो आप हमें बताएं। तो इस तरह से हमने जिस तरह से मैनेज किया वहाँ पे। समहाउ लाइक डर लगता था कि कहीं भी सायरन बजते थे, कहीं बॉम्ब ना गिर जाए, मिसाइल ना हम पे गिर जाए, लेकिन फिर भी हमने जिस तरह से मैनेज किया वहाँ पे, और वहाँ के लोगों ने हमसे मैनेज करवाया, हेल्प करवाई, हमारी करी हमारी। और पैसे के लिए ऐसा था कि वहाँ पे जब ये बम्बार्डिंग शुरू हुई तो हमारा वहाँ का जो मेन करेंसी है, जिसे ग्रेवियंस बोलते हैं, ग्रेविनिया बोलते हैं, तो वो उनको ब्लॉक कर दिया गया और पैसे हमारे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। तो हमारे वहाँ के लोकल लोग, हमारी यूनिवर्सिटी की एक टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने अपना पैसा हमें दिया कि आप ये ले रख लो। मैंने उनसे बोला भाई कि आप कैसे यूज़ करोगे? तो शी सेड कि नहीं, आपको ज़रूरत ज़्यादा है। तो उनसे हमें मदद मिली, उन्होंने पैसा प्रोवाइड करवाया। जी प्रिंस, ये भी जानना चाहिए कि आप किस किस तरह से जो है भारत लौटे, क्योंकि वहां से बॉर्डर तक पहुंचने में आपको किस तरह की मदद मिली और आप कैसे फिर भारत पहुंचे? तो मैं एक्चुअली रोमानिया बॉर्डर से एंट्री ली थी मैंने। तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से बस की थी, मैं बस हुई थी हमारे लिए, बस से हम रोमानिया बॉर्डर हुई 20 किलोमीटर, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। तो 20 किलोमीटर से हमें 20-15 किलोमीटर पहले छोड़ा गया वहाँ पे। हम पैदल आए वहाँ पे रोमानियन बॉर्डर पे, तो वो बॉर्डर ऑलमोस्ट बंद था, भीड़ बहुत थी। सो भीड़ बढ़ती चली गई। पहले वहाँ पे कुछ 1000 स्टूडेंट थे, फिर 2000, एंड रात होते होते मैं शाम को पहुँचा था, रात होते होते बच्चे बढ़ते गए, 4-5 हज़ार हो गए, और वहाँ पे एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि एक बच्चा निकल रहा था, फिर 10-15-20 मिनट दूसरा निकल रहा था, कभी एक भी नहीं निकल रहे थे, बंद पड़ा था।
सो हमें ठंड लग रही थी, हमारे पास फूड नहीं था, कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, देखा सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, बच्चों का फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंप लगाए, हमें फ्री में फूड प्रोवाइड करवाया। और मेन था कि वहाँ ठंड बहुत थी, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा थी कि माइनस में टेम्परेचर था, हम लोग उसमें खड़े रहे, घंटों खड़े रहे। तो ये मेन प्रॉब्लम हमारी आई कि हम बस बॉर्डर क्रॉस करने, भीड़ बहुत थी और बहुत बच्चे तो इवन सफोकेट हो रहे थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको मेडिसिन तुरंत देनी पड़े, वहाँ पे एम्बुलेंसेस थी सब। लेकिन हमारा मेन जो दिक्कत थी वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की थी, ये काफ़ी टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, उसके बाद में दिक्कत नहीं। जी प्रिंस, वैसे तो इस वक्त पूरे यूक्रेन में ही जो है हालात खराब है, लेकिन फिर भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में आप रह रहे थे, जिस क्षेत्र में आप रह रहे थे, वहां पर किस तरह के हालात थे? वहाँ पे सिचुएशन खराब ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा था कि मे भी यहाँ पे वॉर हो सकता है, क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट था, तो वहाँ पे कभी भी वॉर हुआ नहीं। वहाँ पे एक्चुअली जो बॉर्डर्स थे वो क्लोज थे, तो मेन जो था ईस्टर्न पार्ट में वॉर था, हमारा वेस्टर्न पार्ट में नहीं था। सो तब भी फियर का माहौल था, पर इतना नहीं था जितना ईस्टर्न पार्ट में। तो वॉर शुरू हो चुका था, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनसे बात उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत खराब हालात हैं, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हो रही है। हमारे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, बस सायरन होते थे कि हाँ मे भी थ्रेट है, आप बंकर में चले जाओ। हम 2-4-5 घंटे बंकर्स में रुकते थे, फिर हम ऊपर आते थे अपने को सामान लेने, खाने पीने, फिर हम वापस चले आते अगर सायरन्स होते थे। तो डर था, पर इतना माहौल नहीं खराब था जितना ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा माहौल खराब था। जी प्रिंस, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस वक्त हर खबर के माध्यम से आपको हजारों छात्रों के परिजन भी देख रहे होंगे, तो उनको क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या एक आप अपील करना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि सर, आपका बच्चा आप तक पहुँच जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जान लगा रही है। इतनी कोशिश करते, इतनी जान लगाते मैंने शायद हिस्ट्री में कभी नहीं देखा किसी भी गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। आप बस संयम रखें, संयम नहीं छोड़ें, आपका बच्चा आप तक सेफ पहुँच जाएगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी आप अपने बच्चे को वहाँ भेजा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की, उसने वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, वो लेके आएगी। आप बस संयम रखें, आपका बच्चा आप तक ठीक सही सलामत पहुँचेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ प्रिंस जुड़े थे जो हाल ही में यूक्रेन से लौटे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पे जो हालात बने हुए और ऐसे में भारतीय दूतावास और भारतीय सरकार किस तरीके से मदद कर रही। तो उन्होंने ये अपील भी की है, जिन परिजनों के छात्र अभी भी वहां पर फंसे हुए उनसे भी अपील की है कि वो घबराए ना, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहां फंसे छात्रों को और वहां फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा सके। तो जहां अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बवाल हो गया। फिल्म गदर 2 की शूटिंग में लॉ मॉनिटर बॉयज कॉलेज में चल रही थी, जहां फिल्म में काम करने वाले 2 जूनियर आर्टिस्ट ने ही बवाल कर दिया। वही दोनों आर्टिस्टों का आरोप है कि फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा पैसे नहीं दे रहे हैं और सैकड़ों आर्टिस्टों को बुलाकर शूटिंग करवाई जा रही है, लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। सब्सिडी भी मिल रही है इनको, इतना दे रही सरकार, परमिशन दी कैसे? इतना सरकार, हमारे आर्टिस्ट परेशान है यहाँ पे। हाँ, तो कम से कम ये फ्री में काम करवाने के लिए भेजा है। फ्री में काम कराएंगे। अपने घर से सब बाहर हुए हैं। कितने घंटे से यहाँ परेशान हो? 4 घंटे हो गए। 9:30 बजे से। तो कुशीनगर जनपद में चुनावी जनसभा में मनीष जायसवाल ने के पक्ष में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरोधियों की जमानत को जब्त कराना है। जिले के विकास के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक विकास का कार्य करेंगे। इस बार सरकार बनने पर गांव के सभी भूमाफिया जो गांव की सरकारी भूमि को कब्जा कर रखे हैं, उन पर बुलडोजर चलाकर गरीब लोगों का मकान बनवाना है। साथ ही कहा कि विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता धमका रहे हैं, उनका नाम नोट करके रखिए। सरकार बनने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। हमारे परिवार का हिस्सा है ऐसे कुंवर आरपीएल सिंह जी हमारे दर्जा बढ़कर रही कि मैं सिराथू का विधायक हूँ, भी बरौना और कुशीनगर की सभी 7 सीट का विधायक है। आप उससे कभी पीछे नहीं हटते। आज इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिद करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित जनसभाओं में जहां बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं इटावा और शोहरतगढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने जाति धन की राजनीति करने वालों को घेरते हुए कहा कि उनका मकसद विकास करना नहीं है। जनसभाओं के बाद उन्होंने फरेंदा, महाराजगंज और बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। तो जहां कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित जनसभाओं में
बीजेपी, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। तो इटावा और शौहरतगढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को घेरते हुए कहा कि उनका मकसद विकास करना नहीं है। जनसभाओं के बाद उन्होंने फरिंदा, महाराजगंज और बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। फिलहाल के अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।